आज के मुख्य समाचार। बुल्ली बाई मामले में मुंबई पुलिस को मिली सफलता। 16 राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती। मुंबई पुलिस ने इसी के जैसे बुल्ली बाई मामले में सफलता हासिल कर ली है। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने 3 जनवरी की रात लगभग 10 बजे एक ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि मामले में मुंबई पुलिस के हाथ एक कड़ी लग गई है। लेकिन तब पाटिल ने नाम सार्वजनिक नहीं किए थे। बस इतना कहा था, सरकार दोषियों के पीछे लगी है और उन्हें जल्दी ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सतेज किस कड़ी की बात कर रहे थे, वो मंगलवार 4 जनवरी को मालूम चला। दरअसल 3 जनवरी को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हिरासत में लिया था। इसका नाम है विशाल कुमार झा, लेकिन विशाल को इस मामले में सहारोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उत्तराखंड से भी एक महिला को हिरासत में लिया है। उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस के हवाले से बताया है कि विशाल कुमार झा और ये महिला एक दूसरे को जानते थे। बुल्ली बाई ऐप से संबंधित 3 अकाउंट ये महिला ही हैंडल कर रही थी। विशाल कुमार झा ने खालसा सुपरमिसिस्ट नाम से एक अकाउंट बनाया था। 31 दिसंबर के रोज विशाल ने दूसरे अकाउंट्स के ऐसे नाम रख दिए जिनसे लगे कि उन्हें सिख लोगों ने बनाया है। फर्जी खातों को खालसा पंथ से जुड़ा दिखाया गया। 4 जनवरी को मुंबई पुलिस ने विशाल कुमार झा को मुंबई की एक अदालत में पेश भी किया। यहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। विशाल के बारे में शुरुआती जानकारी ये है कि वो मूलतः बिहार का रहने वाला है। बेंगलुरु में सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे साल में पढ़ाई कर रहा है। जिन ट्विटर अकाउंट से ऐप पर पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें चढ़ाई गईं, उनके आईपी एड्रेस ट्रेस करते हुए पुलिस विशाल तक पहुंची। संभव है कि कुछ जानकारी जांच में भी सामने आए। सच से इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाकर राज्यों की पुलिस फोर्स के साथ तालमेल करने को कहा गया है। अब तक इस मामले में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। इनमें 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी धाराएं भी लगी हैं। बुल्ली बाई ऐप की जद में आई पीड़िताओं में कुछ नाबालिग बच्चियों के होने की बात भी सामने आई है। अगर ये साबित हो जाता है तो ये देखना होगा कि क्या आरोपियों पर पॉक्सो के तहत भी मामला बनाया जाता है। यहाँ हमारे कुछ सवाल हैं जिन पर बात होना बहुत जरूरी है। विशाल पर आरोप लगा है, वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन क्या हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो कौन सा माहौल था जिसने विशाल या उस जैसे किसी दूसरे शख्स को बुल्ली बाई जैसा ऐप बनाने की प्रेरणा दी। फिलहाल ये जांच का विषय है कि विशाल इस काम को अकेले कर रहा था या उसके साथ और बड़ा समूह काम कर रहा था। अगर ये कोई समूह था तो और चिंता की बात है। चिंता की बात वो चतुराई भी है जिसके साथ बुल्ली बाई ऐप पर गुरुमुखी में चीजें लिखी गईं और इस ऐप का दोष सिख समुदाय पर मढ़ने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय किस तरह निशाने पर आया है, ये किसी से छिपा नहीं है कि इस पूरे ऑपरेशन में हिंदू राष्ट्रवाद और भारत सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो भी सिख नाम के हैंडल्स से। ये इसलिए भी परेशान करने वाला था क्योंकि इन फेक अकाउंट्स में से कई को समाचार वेबसाइट्स ने अपनी खबरों तक में एम्बेड कर लिया था। कई दूसरी हस्तियों ने इन्हें शेयर किया था। इसका मतलब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये एक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन था। जब CIR की रिपोर्ट सामने आई तो ट्विटर ने इन खातों को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे थे। हमने ये बार बार होते देखा है। सुल्ली डील्स या बुल्ली बाई जैसे एप्स सिर्फ एक तरह का टारगेट नहीं चुनते, ये एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं। जैसे बुल्ली बाई ऐप के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ सिख समुदाय को भी बदनाम करने की कोशिश नजर आती है। कुछ वक्त पहले की ही बात है, T20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में भारत की मेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान की टीम से हार गई। इसके बाद हार का दोष मोहम्मद शमी पर मढ़ दिया गया। क्यों, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तब क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मुखर होकर मोहम्मद शमी का बचाव किया था। इसके बाद विराट कोहली की बेटी को ऑनलाइन धमकी मिली। हमें ये कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि ये एक बच्ची को दी गई रेप की धमकी थी। तब इस बात का प्रचार किया गया कि ये धमकी पाकिस्तान से आई है। लेकिन 2 नवंबर 2021 को ऑल्ट न्यूज पर छपी मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट बताती है कि जिस अकाउंट से धमकी आई थी वो पाकिस्तानी नहीं, भारतीय था। 11 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में श्रीनिवास जन्याला की रिपोर्ट छपी। इसमें इस भारतीय का नाम भी सामने आ गया। ये IIT हैदराबाद से 2019 में पास आउट हुआ रामनागेश अकुबाथिनी था। इसे एक फूड डिलीवरी ऐप द्वारा उस साल सबसे बड़े पैकेजेस में से एक पर हायर भी किया गया था। बावजूद इसके रामनागेश इस तरह की हरकतें करता पकड़ा गया। इसीलिए इस सवाल का वजन बहुत है कि रामनागेश या विशाल कुमार झा जैसे लोगों के कामों के पीछे किस तरह की मेंटल कंडीशनिंग काम करती है और कौन लोग इनके साथ काम करते हैं।
और सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि इन्हें दंड और काउंसलिंग दोनों मिलें। दंड इसलिए ताकि दूसरे इनके नक्शे कदम पर न चलें, और काउंसलिंग ताकि ये लोग समझें कि इनसे क्या गलती हुई और इससे कौन सा खतरा है। अंग्रेजी में एक शब्द है डिह्यूमनाइजेशन, व्यक्ति से उसकी इंसानी पहचान छीन लेना। तब वो एक वस्तु हो जाता है जिसके साथ फिर किसी भी तरह के अन्याय को जायज ठहराया जा सकता है। सुल्ली डील्स और बुल्ली बाय ऐसी ही कोशिशों का नाम है। मुंबई, झारखंड देश के उन 16 राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ ज्यादा हिंसा होती है। इन घटनाओं को रोकने को लेकर सरकार सख्त कानून बना रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। आंध्र प्रदेश में दिशा एक्ट नाम से वर्ष 2019 में पारित अधिनियम की तर्ज पर यहां कानून बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर न सिर्फ इसका ड्राफ्ट हो चुका है, बल्कि इस पर विधि विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। फाइल वर्तमान में गृह विभाग के पास है, जहां समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आगामी बजट सत्र में इसे सदन में रखा जाएगा। उम्मीद है राज्य सरकार वर्तमान वर्ष में ही दिशा एक्ट के रूप में कड़ा कानून लागू कर देगी। इसके तहत दुष्कर्म जैसे मामलों में 21 दिनों के अंदर हर हाल में चार्जशीट फाइल करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं होने पर आईओ पर कार्रवाई होगी। महिलाओं बच्चियों से होने वाले दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या आदि मामलों में पुलिस को 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। 14 दिनों के भीतर विशेष अदालत में ट्रायल पूरा होगा और 1 माह के भीतर दोषी को सजा सुना दी जाएगी। यानी 1 महीने के भीतर अनुसंधान से लेकर सजा दिलाने तक की प्रक्रिया पूरी होगी। दुष्कर्म हत्या के दोषी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह बाल यौन शोषण के दोषियों के लिए 10 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर मामला अमानवीय हो तो उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। इंटरनेट मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी महिला की सम्मान को आघात पहुंचाने की स्थिति में पहली बार 2 साल व दूसरी बार 4 साल की सजा का प्रावधान होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि दिशा एक्ट की तर्ज पर राज्य में भी एक्ट लागू कराने में तकनीकी अड़चन सामने आ सकती है। यहाँ जजों की संख्या बढ़ानी होगी ताकि समय से सुनवाई हो सके। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी सशक्त बनाना होगा ताकि दुष्कर्म के मामले में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पुलिस को समय से मिल सके। साक्ष्य मजबूत होगा तभी दोषी को सही सजा मिल सकेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना की एक दुष्कर्म पीड़िता के नाम पर दिशा एक्ट तैयार किया था। दुष्कर्म पीड़िता का काल्पनिक नाम दिशा दिया गया था। उसी घटना के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस कानून को अपने राज्य में लागू किया।